पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो आज जी मार्केट सुबह से थोड़ी पॉजिटिव रही और क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ी सेलिंग आई और ओवरऑल 300 पॉइंट्स प्लस में बंद हुई है। वैसे तो देखें हाई 57 तकरीबन 700 तक पहुंच गई है। तो हमने जैसे पिछले वीक बताया था, हमारे लिए तो मार्केट का मंडे और ट्यूसडे में से एक दिन पॉजिटिव होना अच्छा, यानी कि थोड़े से पॉइंट्स ऐड करना, ये हमारे लिए पॉजिटिव खबर है और हम इसको पॉजिटिव समझ रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा मसला सिर्फ ये है कि आज पॉइंट्स इतने डलने के बावजूद भी अगर आप शेयर्स देखें तो ज्यादातर शेयर्स में कोई खास मूवमेंट नहीं आई, बल्कि वो हल्का हल्का ऊपर नीचे और नीचे ही बंद हुए। कुछ लोगों के मुताबिक जब अच्छे शेयर्स चलना बंद हो जाएं तो जो फजूल शेयर्स होते हैं या कचरा शेयर्स होते हैं या पेनी शेयर्स होते हैं वो चलना शुरू करते हैं, और जब वो चलना बंद हो जाएं तो फिर मार्केट में करेक्शन आती है। अब हम इस तरह की बातों के मुताबिक तो अपनी ट्रेड्स नहीं लेते, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ पॉजिटिव ही है। हमने यही सोचा था कि अगर मंडे ट्यूसडे में से किसी एक दिन अच्छे थोड़े से पॉइंट्स ऐड हुए, मुनासिब पॉइंट्स ऐड हुए, तो एक पॉजिटिव साइन होगा और शायद फिर यहाँ से हमारे मुताबिक कोई बहुत बड़ी करेक्शन ना आए। और अगर करेक्शन आई तो बाइंग भी आ जाएगी और कल हो सकता है कल फिर नेगेटिव हो जाए, लेकिन ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड में पॉजिटिविटी हमें अभी भी नजर आ रही है, या इसको आप जैसे कहते हैं ना वो साइडवेज हो जाना। तो यहाँ से बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत बड़ी कोई डिप आएगी अनलेस कि कोई बहुत बुरी खबर आ जाए। बहरहाल मार्केट का पता कोई नहीं होता, सज्जी दिखा के खब्बी करते हैं यहाँ पे। लेकिन बज़ाहिर ठीक रहा आज का दिन। बल्कि ठीक क्या रहना है हमारा, तो अगर आप लोग हमें रेगुलर देखते हैं तो हमारा तो दिन आज का अच्छा था और आपको समझ जाना चाहिए कि क्यों अच्छा था अगर आप हमें रेगुलर देखते हैं तो। और वो था जनाब साहब ये, माशाल्लाह से लाल पीर को फिर कैप लग गया और हमने जो 20 के आसपास खरीदे थे वो हमने 21 पर बेच दिए, बाकी हमारे पास पड़े हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो आज अच्छा ही रहा। कुछ शेयर्स हमारे आज नीचे गए, लेकिन नेट में हमारा पॉजिटिविटी रही सिर्फ लाल पीर की वजह से। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं वो प्लीज ना देखें। बाकी सर्किट ब्रेकर्स को एक दफा देखते हैं तो फिर बहुत सारी कंपनियों को फिर अपर लॉक लग गए, और पता नहीं क्यों लगे, क्योंकि एक एक शेयर को तो हम स्टडी भी नहीं करते। लेकिन देखें, इन सब में से अगर एक भी शेयर हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में है तो हमें और क्या चाहिए। लेकिन बात वही है कि जब इतने सारे शेयर्स को अपर कैप लग रहे हों तो मार्केट को नेगेटिव ट्रेंड में तो नहीं कह सकते, लेकिन बात वही है कि लॉक उन शेयर्स में लग रहे हैं जहां से आम आवाम दूर है, ज्यादातर दूर है। तो वो तो फिर स्टॉक मार्केट में होता ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कुछ शेयर में अवाम भागेगी कि भाई इधर वॉल्यूम्स लगे हैं और कल हो सकता है वो नेगेटिव हो जाएं। तो अवाम को इस तरीके से मामू बनाया जाता है और लो लॉक में कुछ खास नहीं है। अब अगर वीडियोस की बात करें तो हमारी वीडियोस पे सवाल आते हैं और कुछ ज़्यादा अब सिलसिला सवालों का शुरू हो गया है। हमारी पहले तो कोशिश होती थी कि हम हर बंदे को रिप्लाई करें, लेकिन अब हम शायद हर बंदे को रिप्लाई ना कर सकें। एक तो वही बात है, सवाल ज़्यादा हो गए हैं तो इतना टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसकी कुछ और वजूहात भी हैं। सबसे पहली वजह यह है कि हमें ऐसा लगता है सवाल सुन के या सवाल पढ़ के कि कुछ लोग वीडियोस नहीं देखते और वो सवाल पूछते हैं। तो एक तो पहली बात है, ये वैसी नामुनासिब बात है, हमें लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अगर वो समझते हैं कि हमसे कुछ वो पूछना चाहते हैं तो उनको पहले हमारी वीडियोस देखनी चाहिए। तो फिर यही है कि अगर किसी सवाल का जवाब देना होगा फिर हम वो वीडियो में देंगे ताकि लोग फिर देखें। और दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है, इस चीज़ की हमें ज़्यादा कोफ्त होती है कि उस सवाल का जवाब हमने उसी दिन या एक दिन पहले की वीडियो में दिया होता है और वही सवाल पूछा जाता है। तो वो फिर काफ़ी नामुनासिब बात है, और फिर हमें वो देख के फिर आपको पता है हमारा थोड़ा सा पारा भी चढ़ जाता है ऐसे सवाल देख के। फिर कुछ लोग जो हैं वो वीडियो या तो देखते नहीं हैं या समझते नहीं हैं, और वो पूछते हैं जी ये शेयर किस लेवल पे बाय करें, ये शेयर किस लेवल पे सेल करें। मतलब इतना खुल खुल के हम वाजे पैगाम अपनी वीडियो में देते हैं। पहले हम वीडियो के आखिर में देते थे, लेकिन लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, तो हम उसको वीडियो के शुरू में ले आए हैं कि भाई हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, लेकिन फिर लोग वही सवाल करते हैं। अब हमें नहीं समझ आती कि हम लोगों को किस तरह और समझाएं कि भाई खुद से सीखना शुरू करें और खुद अपना फैसला करें। तो ऐसे लोगों को तो हम बिल्कुल जवाब ही नहीं देंगे आइंदा से। पहले हम ऐसे भी हर शख्स को ये बताते थे कि भाई हम बाय सेल कॉल नहीं देते, लेकिन अब हमें लगता है कि ये हमारे वक्त का ज़िया है, तो भाई हम ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं देंगे, और अगर कोई बार बार ऐसे सवाल करेगा तो फिर हम उसको ब्लॉक कर देंगे, यही है।
कि लोगों को समझना पड़ेगा ना। जैसे अभी किसी ने पूछा ट्रीट कहाँ तक जाएगा, भाई मैनू की पता पाई जी, पेस और एलपीएल की स्ट्रेटेजी बता दें। अब पेस पेनी शेयर है जिसके बारे में पेनी शेयर्स पे हम बात ही नहीं करते, कई दफा बता चुके हैं। एलपीएल की हम दूसरे को ये नहीं बता सकते कि उसने क्या स्ट्रेटेजी करनी है, हम अपनी स्ट्रेटेजी अक्सर बताते हैं और कल ही हमने बताई और कल ही ये सवाल भी आया। देखिए हमारी स्ट्रेटेजी से आपको टिप्स थोड़ी बहुत मिल जाती हैं, अगर आपको लगता है कि सही है तो आप उस पर अमल करें, अगर नहीं सही लगता तो अपना फैसला करें। फिर किसी ने पूछा इमेज का सेलिंग रेट बता दें, तो बहरहाल उसके अलावा फिर शायद ज़्यादा लोग रेगुलर वीडियोस देखते नहीं हैं, शायद उनको इस बात की समझ नहीं है कि फंडामेंटल एनालिस्ट और टेक्निकल एनालिस्ट में क्या फ़र्क है। हम अपने फंडामेंटल्स की बेसिस पे जो शेयर्स हमें सही लगते हैं उनके बारे में हम गाहे बगाहे बात करते रहते हैं, और जो हमारे मुताबिक फंडामेंटली इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब रेट अच्छा नहीं है, तो हम उनके बारे में बात नहीं करते। जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो तो हर शेयर में अगर उसकी स्टडीज के मुताबिक मूव बने तो हर शेयर में वो बाय कॉल दे सकता है या सेल कॉल दे सकता है। लेकिन फंडामेंटली अगर किसी शेयर में बाय कॉल नहीं है तो आज भी नहीं है, फिर हो सकता है हफ्ते बाद भी ना हो, महीने बाद भी ना हो, अनलेस कि वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करे या ज्यादा नीचे आ जाए। तो लोग इस बात को शायद नहीं समझते। हम जिन शेयर्स की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, अगर आपको देखना है तो आपको वो देखना चाहिए, और उन्हीं के बारे में हम आपको थोड़ा सा और तफसील भी बता सकते हैं, आपके कुछ सवाल के जवाब दे सकते हैं। फिर भी इधर उधर से शेयर उठा के ले आते हैं कि भाई इसका बता दें उसका बता दें। शायद यूट्यूब पे वो 10 एनालिस्ट होंगे और सबसे यही सवाल करते हैं, और फिर सबका जवाब सुन के पता नहीं वो खिचड़ी पका के उसमें से कैसे निकालते होंगे। देखिए अगर आपने फॉलो भी करना है ना तो 2-3 लोगों से ज्यादा ना फॉलो करें, आप ही कंफ्यूज होंगे ज्यादा। और अगर आपने हमें फॉलो करना है तो फिर आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को फॉलो ना करें, वरना आपको हमेशा कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा और आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा आप किसी ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट को फॉलो करें जो फंडामेंटल्स को लेके टेक्निकल्स बताता है, तो फिर भी वो कुछ ना कुछ रब्त रहेगा, वरना आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो ना सीखना है आपने, ना डायरेक्शन अपनी सही रखनी है, ना सही टाइप ऑफ एनालिस्ट के पास आपने जाना है, तो फिर आप जो है ना बस ऐसे ही रहेंगे। कहने का मकसद ये है कि कई बार हम बता चुके हैं कि भाई हम हमारे मुताबिक फार्मा सेक्टर बहुत ओवर वैल्यूड है, और लोग फिर भी सवाल पूछते रहते हैं, हम कमेंट्स में उनको बताते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल हमसे शायद फार्मा सेक्टर के बारे में ही पूछा जाता है, जिसके बारे में हम वीडियोस में खास बात नहीं करते। तो फिर आज हमने सोचा है कि एक दफ़ा हम फार्मा सेक्टर का एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं पूरे सेक्टर का। इस वजह से आज की वीडियो लंबी भी होगी, अगर किसी को फार्मा में इंटरेस्ट है तो देख ले, नहीं तो ना देखे। और इसके बाद हम उम्मीद रखते हैं हमसे कोई फार्मा का सवाल नहीं करेगा, और अगर किसी ने फिर भी सवाल किया तो हम उसको जवाब ही नहीं देंगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो फिर हमारी डेली वीडियोस को फॉलो ही नहीं करता, हमें फॉलो नहीं करता, तो फिर ऐसे लोगों को तो फिर हम टाइम नहीं दे सकते ना। तो जनाब सबसे पहले है सरल। अच्छा, एनालिसिस शुरू करने से पहले बता दें, देखिए हमने फंडामेंटली आपको ये बताना है कि फंडामेंटली ये अच्छे रेट्स पर है या नहीं। इस बात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि एक महीने बाद ये तमाम शेयर्स डबल हो जाएं या आधे रह जाएं। यानी कि अगर हमें इसमें से एक भी शेयर हमारे मुताबिक सही नहीं हुआ तो हमारे लिए डजेंट मैटर कि वो डबल हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में गेम्स जो चलती हैं उनका सबको पता है। बल्कि आगे जाने से पहले हम आपको एक गेम दिखा देते हैं। देखें जी, एयरलिंक। ठीक है, देखें एयरलिंक जब आया सबसे पहली गड़बड़ तो इसमें यह हुई कि इसका रेट बहुत हाई था, वो उस काबिल नहीं था जितना उसका आईपीओ आया, और वहां से वो देखें गिरना शुरू हुआ है। 76-86 से वो गिरना शुरू हुआ है और वो 18 रुपए पे आ गया है। और जब चढ़ना शुरू हुआ है, ईपीएस थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन कोई नई हिस्ट्री नहीं बना दी उन्होंने, लेकिन वो फिर चढ़ना शुरू हुआ और देखें 22-23 के बाद से आके वो फिर इस तरीके से ऊपर गया 60 रुपए। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इस पे बड़े प्लेयर्स ने बेचना शुरू किया, वो खरीदते बेचते रहे, और वहां तक इसको बेचते रहे जहां तक इसमें से तमाम लोग एग्जिट नहीं कर गए। तमाम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तंग आके, कुछ ने शायद रखा हो अभी भी, कुछ इत्तेफाक से कोई हो, लेकिन ट्रेडर्स तो सारे निकल गए होंगे पता नहीं कितना नुकसान करके, और जिन्होंने आईपीओ सब्सक्राइब किया उसमें से भी ज्यादा निकल गए होंगे। और जब वो सारे शेयर उन्होंने लोगों से माल छुड़वा लिया, ये उसकी प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि ये कब होगा। लेकिन जब उन्होंने सारा का सारा माल छुड़वा दिया और फिर अब वो ऊपर ला रहे हैं उसको और लाई जा रहे हैं, और उसकी कोई रोक ही नहीं है उसमें। ठीक है, आज इसको थोड़ा सा नीचे हुआ, लेकिन इतने दिनों से अपर कैप ही है, और अभी भी इसको बजाहिर तो यही लग रहा है कि 76 तक तो वापस लेके जाएंगे, जो टेक्निकली लग रहा है। लेकिन ये वो बड़ी गेम है जो स्टॉक मार्केट में खेली जाती है ताकि लोगों से माल लेके अपनी जेब में भरी जा सके।
और कोई पता नहीं कि जिस दिन ये यहाँ से गिरना शुरू हो इसको फिर 18 पे ले जाएं, 19 पे ले जाएं। जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन ये एक गेम है। इसलिए हमारे मुताबिक अगर आपको नुकसान से बचना है तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये देखो 20 से 60 पे चला गया है, ये 180 पे चला गया तो मतलब मजा आ जाएगा। क्योंकि जब आप लोग इसमें घुसते हैं ना तो फिर वो शेयर नीचे आना शुरू होता है और फिर नुकसान करके बैठते हैं और फिर स्टॉक मार्केट को गालियां निकालते हैं। तो अब देखें जी, सर्ल को देखें तो इसके अगर फाइनेंशियल्स देखें, इसका 1 रुपए का ईपीएस है 23 में और 24 के पहले क्वार्टर में 83 पैसे का। यानी कि इस हिसाब से देखें अगर पूरे साल में 3 रुपए का ईपीएस भी होता है तो इस वक्त ये शेयर हमारे मुताबिक 10-12 रुपए से ऊपर इसकी वैल्यू नहीं है। इस वक्त की बात कर रहे हैं हम। अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू तकरीबन 80 रुपए है। तो बुक वैल्यू से तो नीचे है, लेकिन बुक वैल्यू का फायदा सिर्फ उसी टाइम पे नजर आता है अगर कंपनी बिक रही हो या शेयर बायबैक कर रही हो, या फिर जिसने सारी जिंदगी के लिए लेके शेयर रखने हैं वो भी देख सकता है कि बुक वैल्यू के हिसाब से ये थोड़ा अंडर वैल्यूड है, लेकिन अर्निंग के हिसाब से बहुत ओवर वैल्यूड है अभी भी। लेकिन 5 साल में देखें तो 280 तक का हाई भी गया हुआ है। तो वही हमने आपको बताया ना, कोई पता नहीं, जैसे यहाँ पे 200 ये 40 से गिरना शुरू हुआ और 35 तक आया, अब इसको वापस 280 पे ले जाएं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम इसको देखेंगे भी नहीं। अब है जी फिरोज। फिरोज के फाइनेंशियल्स देखें तो 4 रुपए एनुअल ईपीएस है और पहले क्वार्टर में 4 रुपए आई। तो अगर 16 रुपए भी इस तरह ईपीएस बन जाए पूरे साल की तो उस हिसाब से भी इसकी प्राइस काफी ज्यादा है। देखिए हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जज करने के लिए कि भाई अगले आने वाले 5 सालों में इनकी ईपीएस क्या होगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि 4 से 40 हो जाएगी जो ये इतना ऊपर है। तो उस हिसाब से ये भी बहुत ओवर वैल्यूड है। इसकी बुक वैल्यू है जी 144 रुपए, तो ये अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है। अगर आईबीएल हेल्थ केयर देखें तो इसके फाइनेंशियल्स देखें, इसकी अब देखें ये 23 में इसकी ईपीएस 4 रुपए थी, ठीक है, और ये 37 पे है, यानी कि सर्ल से ज्यादा ईपीएस है और प्राइस इसकी हल्की है। और क्वार्टर में देखें तो एक पहले क्वार्टर में 1 रुपए आए, जिसके तकरीबन आप समझ लें कि साल में ये 4 रुपए का ही ईपीएस इसका इस दफा भी रह सकता है। और पे आउट में डिविडेंड कोई नहीं दिया था, 20% बोनस दिया था, तो कोई खास उस हिसाब से नहीं है। तो उस हिसाब से सर्ल से ज्यादा बेहतर है, फिर भी हमारे लिए इसमें कोई बाइंग यहाँ पे नहीं बनती। और इसकी बुक वैल्यू 30 रुपए है, तो उस हिसाब से बुक वैल्यू से भी काफी ऊपर है। अब एजीपी को देखें जी, एजीपी के 2022 के ईपीएस था 5 रुपए और 23 के 3 क्वार्टर्स में तकरीबन 2.5 रुपए 3 रुपए है, यानी कि ईपीएस इसकी हल्की हो गई। तो उस हिसाब से बुक वैल्यू 36 रुपए है, वो भी बहुत ओवर वैल्यूड है। एबर्ट लेबोरेटरीज देखें जी, तो इसके फाइनेंशियल्स देखें, इसके 30 रुपए थे 22 में और 23 में तो ये लॉसेस में चल रहा है, और ये 421 पे सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका जो है एबर्ट लेबोरेटरीज, इसकी बुक वैल्यू भी 168 है सिर्फ। तो ये तो मतलब अफसोस है कि इतने ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट की पाकिस्तान की इम्परफेक्शंस हैं। मेक्टर इंटरनेशनल है जी, इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 23 में थे 9 रुपए और 24 के पहले क्वार्टर में सिर्फ आधा रुपया। इस रेट पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसकी बुक वैल्यू देखें तो 62 है, बुक वैल्यू से भी ऊपर है, किसी हिसाब से अच्छा नहीं है। 5 साल में देखें तो 176 तक भी गया, लेकिन डजेंट मैटर फॉर अस। एबर्ट को भी देख लेते हैं, एबर्ट 780 तक भी गया। एजीपी को देखें तो एजीपी 150 तक भी गया। आईबीएल को देखें तो ये 120 तक गया। फिरोज सन्स को देखें तो ये 406 तक गया। और सरल का हम आपको बता चुके हैं। अब एजीपी में जिस जमाने में हम भी इन लोगों के पीछे, टेक्निकल एनालिस्ट के पीछे ख्वार हो रहे थे, तो हमने इसको 150 पे बाय किया था और उसको हमने 120-30 पे कहीं पे बेच के हमने अपना नुकसान बुक किया। और अगर अल्लाह का फजल ना हम पे हुआ होता, हमने सीखना शुरू ना किया होता और अपनी अकल का इस्तेमाल ना किया होता, तो हम देखें आज उस कहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट पहुंच गई होती है। इसके बाद है जी ये होस्ट पाकिस्तान है, पता नहीं क्या नाम इसका, ये हमारे ख्याल में सनोफी वेंटिस शायद पहले होता था, ये उसका नाम बदला है। तो इसका फाइनेंशियल्स देखें तो ये भी 22 में 17 रुपए और 23 के 3 क्वार्टर्स में नेट में तो ये नेगेटिव में है, लेकिन थर्ड क्वार्टर में इन्होंने पता नहीं क्या किया है, हमें ज़रूरत नहीं इसकी तफसील में जाने की।
लेकिन ऐसी कंपनीज जो एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा नुकसान और एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, ऐसी कंपनी से तो हम वैसे ही दूर रहते हैं। बहुत वेरिएबल है, इनका रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बहरहाल बहुत इसकी हाई वैल्यू है और बुक वैल्यू भी इसकी कोई 520 तक है, उस हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है। अब ऑर्सुका पाकिस्तान है जी, ये कोई 380 तक गया। फाइनेंशियल्स देखें तो ये 23 में लॉस में था, 24 के एक पहले क्वार्टर में 3 रुपए है, तो अगर इसकी 12 रुपए अर्निंग हो जाए फिर भी ये ज्यादा है। बुक वैल्यू 58 रुपए। अब ग्लेक्सो को देखें तो इसके फाइनेंशियल्स पिछले साल 7 रुपए की अर्निंग, इस साल लॉसेस में चल रहा है। क्या लेके करना है आपने? ये 190 तक भी गया। बुक वैल्यू 66 रुपए है। हेलियन पाकिस्तान, ये है जीएसके की जो एक और उन्होंने बनाई थी। इसके भी देखें 22 में 2-3 रुपए का ईपीएस और 23 के पहले क्वार्टर में 2-3 रुपए का, बहुत ओवर वैल्यूड है। और इसका 5 साल में देखें तो ये भी कोई 170 तक गया। बुक वैल्यू 60, ओवर वैल्यूड। फिर अब सीपीएचएल को देख लें तो 23 में तकरीबन 3 रुपए की ईपीएस और 24 के पहले क्वार्टर में कम हो गई। तो ये इतनी कम प्राइस पे होने के बावजूद भी हमें लगता है बहुत ओवर वैल्यूड है। लेकिन ये फिर भी एक ऐसा शेयर है जो हो सकता है लॉन्ग टर्म में कुछ परफॉर्म कर जाए। इसका भी देखें आईपीओ आया था, बहुत ऊपर आया था, तब से है नीचे ही। तो कोई पता नहीं एयरलिंक की तरह इसको भी जैसे 90-20 से जाके उठाना शुरू किया है तो एकदम इसको उठा के ऊपर ले आए, तो कोई पता नहीं है। बड़े प्लेयर्स ने अगर इसमें ज्यादा वॉल्यूम्स हासिल कर लिए हुए हैं तो हो सकता है इसमें भी एयरलिंक जैसी मूव बना दें, वो कोई पता नहीं है। लेकिन एयरलिंक की तो कुछ अच्छी न्यूज़ भी आई थी जिसको उन्होंने बहाना बनाया है, तो इसकी या तो कोई अच्छी न्यूज़ आए तो फिर शायद बहाना बना के कुछ कर लें। बहरहाल इस रेट पे हमें ये भी कोई पसंद नहीं है। सिटी फार्मा की बुक वैल्यू तकरीबन 24 रुपए है, तो बुक वैल्यू से ज्यादा दूर नहीं है। और फिर देख लीजिए हाईनून। हाईनून की फाइनेंशियल्स देखें तो इसके अच्छा ईपीएस आता है, 57 रुपए का था 22 में, और 23 में भी देखें तो अच्छा चल रहा है, यानी कि तकरीबन इस दफा भी 50 रुपए हो ही जाएगा, 57 तक भी जा सकता है। और अगर इसके पे आउट्स देखें तो ये काफ़ी बेहतर हैं। जैसे अगर पिछले साल की बात करें तो इसने 20 रुपए का डिविडेंड दिया था और 10 रुपए बोनस, यानी कि समझ लें तकरीबन 22 रुपए का डिविडेंड हो गया। उससे पिछले सालों में भी ये तकरीबन इस तरह बोनस और डिविडेंड मिक्स करके दे रहा है, और इस साल बोनस दे चुका है, तो ये रेंट पे शायद खाली डिविडेंड दे 20 रुपए का। बुक वैल्यू 147, बुक वैल्यू के हिसाब से ओवर वैल्यूड। उस हिसाब से तो अगर यील्ड के हिसाब से देखें तो ये भी हमें महंगा लगता है। लेकिन अगर किसी ने फार्मा सेक्टर का कोई एक स्टॉक हमसे पूछेगा तो शायद सबसे बेहतर वो ये वाला स्टॉक होगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली इनकी इनकम भी अच्छी आ रही है और हर साल को थोड़ा सा डिविडेंड बोनस देते हैं। लेकिन हमारी लिस्ट में ये भी नहीं है। हमारे लिए फार्मा सेक्टर मुकम्मल तौर पर रिजेक्टेड है, और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके शेयर्स की वैल्यू डबल हो जाए, क्योंकि जब आप ऐसे शेयर्स में घुसते हैं और उनकी वैल्यू जब डबल हो जाती है, तुक्के से अगर आपने बेच दिया तो आप कमा भी लेंगे, आपने तुक्के से नीचे खरीद लिया और तुक्के से ऊपर तक आप इंतजार करते रहे और बेच दिया। लेकिन ऐसे शेयर्स में ही इंसान असल में नुकसान उठाता है कि जिनके पल्ले कुछ होता नहीं है और उनकी वैल्यू पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है। तो फिर जब उनकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर किसी को समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें। तो ये था जी आज का सेशन जिसमें हमने फार्मा सेक्टर का रिव्यू किया। उम्मीद है आप फार्मा सेक्टर के बारे में हमसे कम से कम कोई सवाल नहीं करेगा। तो बेहतर यही है कि हमसे आप ऐसे सवाल ना किया करें, ऐसी कंपनीज के मुतालिक ना पूछा करें जिनके बारे में आप एक क्लिक के साथ खुद देख सकते हैं कि उनकी ईपीएस फारिग है या उनकी ईपीएस उनके रेट के मुताबिक अच्छी नहीं है। तो ऐसे शेयर में हम आपको क्या बताएं। तो टेक्निकल एनालिस्ट तो आपको घुमा फिरा के उसमें सपोर्ट है जी, रेजिस्टेंस है जी, ये ब्रेकआउट हो गया जी, ये यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया वो हो गया, वो करके आपको बता देगा कि कब आपने लेना है कब आपने नहीं लेना। और हम सरप्राइज होंगे अगर आप ऐसे शेयर से कमा सकें। लेकिन आप ये जरूर समझ लें कि भाई हम फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, और थोड़ी सी तकलीफ उठाया करें। थोड़ा सा पहले शेयर का सवाल करने से पहले ना उसकी ईपीएस सिर्फ एक दफा देख लिया करें, और जहां पे आपको खुद समझ आ जाए कि ईपीएस कुछ खास है ही नहीं तो वो हमसे सवाल ना किया करें, क्योंकि हमसे आपको यही जवाब मिलेगा जो आज इनके बारे में मिला है। हर शेयर के बारे में आपको हमारा स्टैंडर्ड जवाब मिलेगा। तो ना अपना टाइम जाया करें ना हमारा टाइम जाया करें, और बार बार हम ऐसे शेयर्स के ऊपर बात कर भी नहीं सकते। तो मेहरबानी फरमा के थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। हमने जो चैनल खोला इसका प्राइम पर्पस था ही यही कि हम लोगों को सीखने की तरफ तवज्जो दिलाएं, और उसके लिए हमने आपके लिए कोर्स भी बनाया हुआ है, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन। और जो आपसे लोग पैसे लेके कोर्स कराते हैं वो हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री अपनी साइट पे रखा हुआ है।
तो प्लीज थोड़ी सी तकलीफ उठाएं और वो कोर्स कर लें, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे उसमें। और सीखने की तरफ आए कि असल में स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है, शेयर्स का पर्पस क्या है, शेयर्स की वैल्यूएशन का पर्पस क्या है, क्यों कोई शेयर 10 पे होता है या क्यों कोई शेयर 100 पे होता है या क्यों कोई शेयर 10 पे होना चाहिए, क्यों किसी शेयर के बारे में असेसमेंट हो कि ये 10 से 20 पे जा सकता है, एक अकल के जरिए से और एक लॉजिक के जरिए से, और एक जो असल में जो मकसद है किसी कारोबार का कि पैसे कितने कमा रहा है, ये मकसद है। टेक्निकल एनालिसिस करना मकसद नहीं है किसी कारोबार का। तो जो कारोबार का मकसद है उसको देखते हुए आपने फैसला करना है कि वो शेयर सही है या बुरा, ना कि जी किस शेयर में बाइंग आ गई है और किस शेयर में सेलिंग आ गई है। तो अपनी डायरेक्शन को सीधा करें, वरना आप सारी जिंदगी अगर स्टॉक मार्केट से कमाते भी रहेंगे तो उसको एक तो गालियां भी निकालते रहेंगे, और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई ऐसी चीज कमा रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है कि वो कमाई हो क्यों रही है, तो आप किसी मुफ्ती से चेक कर लें कि क्या ये कमाई आपके लिए जायज है भी कि नहीं। तो आप स्टॉक मार्केट में ना जरा सीखने की तरफ आए, तभी आपके लिए फायदा है लॉन्ग टर्म में, वरना फिर आप सारी जिंदगी इसी तरह रहेंगे। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।